Hi class, welcome to our chapter on definitions. Our next definition is person. Section 2, subsection 31. What is a person? हम और आप नहीं साहब और भी है. So पर्सन की जो डेफिनेशन है वो बहुत वास्ट है फॉर इनकम टैक्स. बिफोर दैट, क्या हम और आप पर्सन है? हाँ जी है जी, बिल्कुल है. क्यों नहीं है सर, हम जानवर थोड़ी ना है. नहीं, हम जानवर नहीं है, बट पर्सन हु इज अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हम हैं. बट आर वी एन एसएससी? यस और नो? तो एसएससी की डेफिनेशन हम याद करेंगे. एसएससी अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, अगर हमारा असेसमेंट हो रहा है तो यस, एज अ पर्सन हम एसएससी हैं. अगर नहीं तो नो, हम ऐसे पर्सन नहीं है. सो आई कैन से बिफोर स्टार्टिंग दैट every SSC, this is important, every SSC is a person. Every SSC is a person, but yeah, however, every person is not an assessee. Every person is not an assessee. So every assessee is a person, but every person is not an assessee. जब तक कि वो सेक्शन 2 क्लॉज 7 का चीजें वो फुलफिल नहीं करता. ठीक है जी, आगे चलें. ओहो सॉरी, पर्सन बिटा दिया. पर्सन कौन कौन होते हैं जी? इंडिविजुअल, मैं और आप. हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, हम साथ साथ हैं. हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, कंपनी, फिर एसोसिएशन ऑफ पर्संस. शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप पूरा लिखेंगे. बॉडी ऑफ individuals, local authority, सॉरी इससे पहले फर्म, लोकल अथॉरिटी, और लास्ट आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल juridical person, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। ठीक है जी, 2 मिनट दिए, फटाफट से लिखेंगे, 2 मिनट, जल्दी जल्दी जल्दी। इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एओपी, बीओआई। ठीक है, चलिए साहब बिठा रहा हूं, पहले डेफिनेशन पे आते हैं। पहले डेफिनेशन में आते हैं। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कौन होता है जी? इंडिविजुअल इज ह्यूमन बीइंग, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखेंगे, ह्यूमन बीइंग। इट इंक्लूड्स मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर भी होता है, मतलब इंसान होना चाहिए जी आपको, ट्रांसजेंडर। ठीक है, माइनर्स, माइनर्स आर ऑल्सो पर्सन्स। ठीक है, कोई इंसान जिसकी डेथ हो गई हो, डिसीज्ड पर्सन। सो इंडिविजुअल कैन बी, शुड बी अ, अरे ह्यूमन बीइंग जिंदा हो चाहे स्वर्ग सिधार गया हो, वो ह्यूमन ह्यूमन ही था। ठीक है जी, ओके। सो पहला पॉइंट डिक्टेशन में लिखेंगे साहब, या तो ठीक है, लिखिए साहब, इट इंक्लूड्स मेल्स, फीमेल्स, ट्रांसजेंडर्स। फिर माइनर्स, माइनर्स हु हैव नॉट अटेन्ड, माइनर्स minors who have not attained the age of 18 years। सर बच्चों को तो छोड़ देते हैं, हाँ भाई बच्चों को छोड़ रखा है, बच्चों को छोड़ रखा है। The assessment of income shall be in the hands of parents or guardians। ठीक है जी, इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट्स और गार्डियंस। ठीक है जी,
सेकंड पॉइंट ही कंटिन्यू करेंगे साहब। It includes person of unsound mind or lunatic। lunatic मतलब पागल। उसकी कैसे इनकम होती है सर? अरे भाई, उसके नाम पे आपने करोड़ों रुपए की एफडी डाल दी, उसका ब्याज से इतना आ जाता है कि भैया 15-20 लाख रुपए महीना आ गया, तो वो छोड़ देंगे? नहीं ना। लूनेटिक। However, the assessment for these would be done in the hands of हैं क्या? in the hands of legal representative। लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसका क्या मतलब हुआ जी? हमारे यहाँ पे एक पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, हम उसकी देखभाल कर रहे हैं, हम ही उसके कर्ता धर्ता हैं, और उसके बाद उसकी सारी जायदाद हमारी हो जाएगी। तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और उसकी जितनी इनकम है हमारी इनकम में जुड़ जाएगी। ठीक है जी। माइनर्स की इनकम के ऊपर में और डिटेल में आएंगे हम जब क्लबिंग ऑफ इनकम करेंगे। इन सब के ये जो देख रहे हो आप, इन सब की जब इनकम आप में जुड़ती है उसे कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। जब हम लोग इस चैप्टर पे आएंगे तो उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। क्लबिंग ऑफ इनकम सर क्या बताऊंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स करेंगे। अभी तो बहुत कुछ है करने वाला। ठीक है जी, आगे चलते हैं। व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? हिंदू, देखिए साहब, मेरे को अटल जी की कविता याद आ गई, बट अभी हम कविता नहीं सुन रहे, अभी हम सर कहां से कविता? अरे भाई तुमने पढ़ो उनको, मजा आएगा। नॉट एज अ पॉलिटिकल पर्सन बट एज अ राइटर, एज अ पोएट। अपना दिमाग जो है थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यू शुड फॉलो योर पैशंस। ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल चलाने निकल गए, बट जो रिलैक्स करे माइंड को। ठीक है। So Hindu undivided family has not been defined under the Income Tax Act। ये क्या बोल दिया सर? मैं नहीं सकता। अरे भाई सही बता रहा हूं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली has not been defined under the Income Tax Act। What does Income Tax Act say? Hindu undivided family is a person who is defined under the Hindu law। ये भी होता है? हाँ जी होता है, हिंदू लॉ। सो पर्सन, पहला पॉइंट, पर्सन डिफाइंड अंडर हिंदू लॉ, पहला पॉइंट। The members
HUF are called co-parceners. पार्टनर्स नहीं, co-parceners. PARCENERS, parceners. What are co-parceners? ये जी एक दादाजी हैं, उनके 2 बच्चे, ठीक है, ये उनकी बीवी आ गई, ये उनकी बीवी आ गई, इनके थ्रू से 1 2 3 4 बच्चे, इनसे 1 2 बच्चे, ठीक है। ये हो गए जी आपके हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली, ये हो गए को-पार्सनर्स। सो co-parceners are the members of the family who are directly from one ancestor. यानी कि कल को आपके पिताजी हैं, वो अभी अगर हैं तो वो एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं जी। इंडिविजुअल का खाता अलग, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का खाता अलग, उसको भी स्लैब रेट पे छूट मिलती है, इसको भी स्लैब रेट पे छूट मिलती है। तो these are co-parceners, family members who have directly come from one ancestor, ठीक है। ये दादाजी हैं, दादाजी सबसे बड़े फैमिली में, इनके जो भाई हैं, यहाँ पे 3 भाई हैं, 3 भाई के 4 बच्चे, हर एक के 12, बट ये दादाजी से he is the head of the family. All these 4 brothers are coming from same father, then this is also a part of Hindu undivided family. थोड़ा खिचड़ी पर रुको, समझाता हूं। हल्दीराम भुजिया वाला, हल्दीराम के 3 बच्चे, मिठाई राम, गुलाब राम, रसगुल्ला राम, ठीक है। ये सबसे बड़ा, ठीक है जी। इसके 3 बच्चे, इसके 5 बच्चे, इसके मतलब यू कैन वेल इमेजिन, ठीक है जी। ये यहां पे इसने एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली खड़ी की, ये गया मर। अब ये सबसे बड़ा होने के चक्कर में ये यहां आ जाएगा, और ये सारे जितने भी हैं ये इसके नीचे आ जाएंगे। तो he will be the head of the family and these will be co-partners. The head of the family or the eldest person, the head of the family, मतलब बंटवारा नहीं हुआ है, मैं उस केस में बोल रहा हूं, बंटवारा नहीं हुआ है, जॉइंट फैमिली है, हम साथ साथ है वाली फैमिली है। आलोकनाथ है, आलोकनाथ के नीचे वो जो बाबूजी के नीचे जो सबसे बड़ा बेटा था वो, ठीक है। बाबूजी हो गए हल्दीराम, नीचे वाला बेटा हो गया एनीथिंग, ठीक है। सो हेड ऑफ द फैमिली is called कर्ता। वो नहीं है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, नहीं, वो नहीं, कर्ता यही सबका पेट भरता, और ये सब इसी से ही लेके खाते हैं, ठीक है जी। बाबूजी वाला हिसाब किताब है, ये हो जाएगा बाबूजी और ये हो जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। थोड़ा टीवी सीरियल देखोगे तो कहानी घर घर की गेंदर में देखना, ये तुम्हारे को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी।
ठीक है जी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो लिखिए साहब, members of the HUF are called co-partners. They are related to each other. They are related to each other and to the head of the family. HUF may contain many members, but members within 4 generations. जो बाबूजी वाला सिस्टम है वो 4 जनरेशन तक पीछे ही चलेगा, 4 जनरेशन पीछे तक ही चलेगा, क्योंकि तब तक फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है और वो टूटने लगती है। तो 4 जनरेशन पीछे तक के एंसेस्टर्स का हम साथ साथ हैं वाली प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। मेंबर्स ऑफ द HUF आर कॉल्ड co-partner. They are related to this. The head of the family is called कर्ता। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का को-पार्सनरी कौन होता है? कौन होता है? इंडिविजुअल। मतलब मेल मेंबर, ऐसे मेल मेंबर, his wife, sons and now daughters also. इनको जन्म से ही यह अधिकार दे दिया जाता है, इनको जन्म से ही यह अधिकार दे दिया जाता है कि ये प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकते हैं। ठीक है जी। बट एक झोल है इसमें। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अंडर द हिंदू लॉ हैज 2 स्कूल्स ऑफ थॉट, यानी कि 2 फिलॉसफी चलती है। फिलॉसफी भी पढ़नी पड़ती है भाई, कोई बात, कोई सह लो थोड़ा। दया भागा और मिताक्षरा। मतलब जब तक दया नहीं होगी तब तक भाग नहीं मिलेंगे। ये कहां पे है? ये एक तो दीदी के स्टेट में, वेस्ट बंगाल एंड असम, ये सिर्फ यही लागू होता है, वेस्ट बंगाल एंड असम। So, the Daya Bhaga school of thought is applicable only in the states of West Bengal and Assam। और इसमें क्या बोलता है कि जो को-पार्सनरी है, आपका जन्म जरूर हुआ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, बट राइट ऑफ पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी के अंदर में आपका हक नहीं है, जब तक कि हेड ऑफ द फैमिली ना बोल दे। तो हेड ऑफ द फैमिली की मंजूरी होगी तो ही आपको प्रॉपर्टी के अंदर में हिस्सा मिलेगा, मतलब जब प्रॉपर्टी टूटेगी, जब पार्टीशन होगा। ठीक है। अनलाइकली मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट इज एप्लीकेबल टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम, वेयर बाय बर्थ you become a co-partner and you have the entitlement to partition of the property। हिस्सेदारी के अंदर में आपको पार्टीशन का हक दिया गया है। क्लियर है हम यहां पे? ठीक है जी। यहां पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यहां तक क्लियर है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। Moving on to the next definition, company। As per the Income Tax Act, company has been divided into 2 parts।
डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। पहले मैं फॉरेन कंपनी बोलता हूं, इट इज ए कंपनी, इट इज ए कंपनी which is not a domestic company। ये क्या बोल दिया आपने? हाँ भाई, यही डेफिनेशन है, ठीक है, ओके। एंड दिस हैज बीन डिफाइंड अंडर कंपनी। कंपनी जो है उसका सेक्शन कौन सा था, मैं लिखना भूल गया, सॉरी। कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 17। फॉरेन कंपनी का सेक्शन क्या है? 223A। मुझे भी थोड़ा सा रेफर करना पड़ता है यार सेक्शंस को, मैं याद नहीं रखता है सेक्शंस। ओके, डोमेस्टिक कंपनी 222A। अब ये क्या है बताता हूं। कंपनी लिखिए साहब, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी हमने लिख लिया। डोमेस्टिक कंपनी इज इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 26। 2 क्लॉज 26, okay, and second part, company pays dividend in India, sorry, it pays dividend, not in India, pays dividend from the income taxable in India। इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है अपने शेयर होल्डर्स के लिए फ्रॉम द इनकम दैट इज अर्न इन इंडिया एंड टैक्स्ड इन इंडिया, इट इज अ डोमेस्टिक कंपनी। सिंपल, बहुत सिंपल। अब सर इंडियन कंपनी क्या है? इंडियन कंपनी क्या है भाई? इंडियन कंपनी मतलब जो इंडिया में है वो इंडियन कंपनी, बता। तो इंडियन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, सॉरी क्लॉज 26। कंपनी देखिए, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ना मुन्ना 1956 नहीं, 2013। 1956 गया, ठीक है, गया। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, यहां पे एक एंड भी है। ये एंड और का क्या कॉन्सेप्ट है? अगर एंड हुआ तो दोनों होने चाहिए, दोनों कंडीशंस मीट होने चाहिए फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन, एंड और हुआ तो एनी ऑफ द पॉइंट्स कैन बी मेट, एंड इट हैज
registered office or principal place of business in इंडिया। ठीक है, लिखिए सर। सो कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट एंड विच हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। रिलायंस को क्या बोलेंगे? इंडियन कंपनी, क्योंकि उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ कहाँ पे है? सब जगह पे है उसका, जिस जिस कंपनी के अंदर में वो काम कर रहा है। मुंबई में है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, कई जगह पे उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी ही इज रनिंग। ठीक है, ओके। ये दो मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा क्या है? एनी कंपनी established under the central state or provincial act, याद करने के लिए है। तो कोई भी कंपनी जो कि सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, प्रोविंशियल, मतलब इस केसेस में चालू होती है, तो उसे हम इंडियन कंपनी कहेंगे। ठीक है, अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज विच वॉज इन फोर्स इन इंडिया अर्लियर। याद है 1956 के अंदर में अगर कंपनी फॉर्म हुई तब भी वो कंपनी है, भले ही 2013 में फॉर्म हो रही हो, बट अगर कोई कंपनी 1956 में फॉर्म हुई है तो भी वो कंपनी ही मानेंगे हम। ठीक है, एनी कंपनी। अब यहां पे आते हैं थोड़ा सा दर्द दिल, जम्मू कश्मीर, JNK, खुद के लॉस थे उसके 370 हटने से पहले, बट यहां पे इनकम टैक्स में ये अभी तक हटा नहीं है। तो एनी कंपनी फॉर्म्ड अंडर द लॉ, JNK लॉ, विल बी ऑल्सो टेकन एज कंपनी फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। इसके अलावा कुछ यूनियन टेरिटरीज थी, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी एंड स्टेट ऑफ गोवा, जो हमने पोर्चुगीज से जीती थी। ये सारी की सारी यूनियन टेरिटरीज हमने पोर्चुगीज से जीती थी। सो इनके भी पहले लॉज हुआ करते थे खुद के। तो उस केस में अगर इनके लॉ के हिसाब से कोई कंपनी फॉर्म हुई है, वो भी इसमें फॉल कर जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं वेरी क्विकली। कंपनी हो गया हमारा, अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। firm under section 2 clause 23, under section 2 clause 23 क्या बोलता है? A firm has been defined under पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओ बेटे की, ब्रिटिश के जमाने के कानून है भाई, अभी भी है हिंदुस्तान में। तो फर्म डिफाइंड अंडर पार्टनरशिप एक्ट
1932 और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 यूपीए गवर्नमेंट। तो अभी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, जिसके अंदर में पार्टनरशिप एक्ट, अगर आप पार्टनरशिप आपने पढ़ी होगी तो उसमें बोलते हैं कि पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट एलएलपी आप जैसे सुनते होंगे नाम, एलएलपी के अंदर में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि उनके पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड टू अ सर्टेन प्रोपोर्शन ही है। सो firm is a firm that has been defined under Limited Liability Partnership Act 2008 और Partnership Act 1932। ठीक है जी। For the purposes of this act, अगर माइनर पार्टनर होगा तो उस केस में क्या होगा जी, माइनर विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज पार्टनर, दूसरे पार्टनर्स के खाते में नहीं जाएगा। माइनर विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर एंड हिज इनकम विल बी असेस्ड एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, दो उसकी पेरेंट्स के इनकम में पार्टनरशिप की इनकम चली जाएगी। हाँ जी, ठीक है जी, आगे चलें। फर्म हो गया, association of person and body of individuals, persons who come together for a common cause, कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट कमाना हो सकता है, दान देना हो सकता है, किसी भी चीज के लिए अगर आते हैं तो दे विल बी असेस्ड एज अ एओपी। ठीक है, ये जो पर्सन्स हैं, ये यहां पे दे कैन बी एनी पर्सन्स डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। क्या था पर्सन की डेफिनेशन, जो इतने सारे हम पढ़ रहे हैं। तो AOP कैन बी अ पार्ट ऑफ AOP, अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ पार्ट ऑफ AOP, अ कंपनी कैन बी अ पार्ट ऑफ AOP, एन इंडिविजुअल कैन बी अ पार्ट ऑफ AOP, राइट। सो कुछ भी हो सकता है, पर्सन्स किसी भी तरीके से हो सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में क्या लिखते हैं, दे आर इन द नेचर ऑफ एग्जीक्यूटर्स और ट्रस्टीज, ठीक है। एग्जीक्यूटर्स और ट्रस्टीज हु रिसीव द इनकम जॉइंटली एंड हु मे बी असेसेबल in the like manner to the same extent the beneficiaries individually। कोई भी ट्रस्ट फॉर्म किया तो उसके ट्रस्टीज हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ देमसेल्व्स और फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन। तो जिसके बेनिफिट के लिए इनकम रियलाइज हो रही है, अगर ये लोग इनकम अपना कमा रहे हैं तो इनको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में डाल करके इनसे टैक्स वसूला जाएगा। ठीक है, यहां पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, क्या फर्क नजर आया।
यहां पे पर्सन्स लिखा हुआ, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं। तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इज कंपल्सरीली हैज टू बी एन इंडिविजुअल। सर क्या बोल रहे हो आप? मैं ये बोल रहा हूं, ये आते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, किसी भी कार्य के लिए, ये आते हैं इनकम के लिए। यहां पे इनकम आ रही है ट्रस्ट से, ठीक है, टू गेन द इनकम। और यहां पे क्या होता है, दे आर एज गुड एज द बेनिफिशियरी होल्डर्स ऑफ द ट्रस्ट, ठीक है। तो यहां पे इनको इंडिविजुअल, ही शी इट सब कुछ हो सकता है पर्सन में, मतलब इंडिविजुअल में, सॉरी। नेक्स्ट, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी ये क्या होती है सर? किसी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली या कोलकाता या बीएमसी, नाम सुने? ये है लोकल अथॉरिटी। दिल्ली बार काउंसिल, मुंबई बार काउंसिल, ठीक है, इस टाइप की बॉडीज। सो एंटिटीज, सॉरी, दीज आर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पोर्ट कमीशन, पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और अथॉरिटी लीगली इंटाइटल्ड and entrusted by the government with the control and management of a municipal or local fund। तो एमसीडी के हाथ में क्या है जी? उस जगह का म्युनिसिपल एरिया। अब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कैलकाटा, न्यू मार्केट एरिया। दिल्ली की हम लेते हैं, दिल्ली की क्या लें? जीके। मुंबई के लेते हैं घाटकोपर। न्यू मार्केट एरिया में वाटर सप्लाई देने पे तो इनका काम है देना, मगर यही अगर न्यू मार्केट एरिया से निकल करके धर्मतल्ला करके इलाका है, वहां पे इन्होंने अगर पानी सप्लाई देना शुरू किया, द इनकम दैट दे विल अर्न फ्रॉम हियर विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। उसी तरीके से जीके अगर साउथ एक्स के अंदर में पानी सप्लाई करता है, बिजली सप्लाई करता है, गार्डन आर सप्लाई करता है, तो जो इनकम आएगी उसके ऊपर में उसे टैक्स देना पड़ेगा। घाटकोपर अंधेरी में जाता है, बहुत दूर है, घाटकोपर अंधेरी में जाता है, टैक्स देना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट यहां से यहां लेके जाते हैं, अगर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाहर भी सप्लाई करता है कोई भी सामान, तो भी टैक्स लगेगा। वाटर सप्लाई, सॉरी, दूसरा कोई चीज, वाटर सप्लाई इज एग्जेम्प्ट, सो यू कैन से गार्डनर आप सप्लाई कर रहा हो, ठीक है। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या लिख रहे हो सर?
जय श्री राम जी करो। इससे क्या लेना देना हमारे इसका? ये लेना देना। So any person that does not fall in the above category, this is a residual category. Any person that does not fall in the above category comes under artificial juridical person. तो क्या कहते हैं? Entities which are not natural person but are separate entities in the eyes of law. रामलला विराजमान नाम सुना होगा आपने कोर्ट केसेस में। श्री राम, श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन में, तिरुपति महाराज, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में आते हैं। सो डेटीज, उनको जो चढ़ावा आता है वो टैक्स देना पड़ता है उसके ऊपर में, उनको भगवान से भी टैक्स लिया जाता है। ये रहा, जो जगत के स्वामी उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। सो दिल्ली बार काउंसिल, यूनिवर्सिटीज और डेटीज, डेटीज मतलब भगवान, उनसे टैक्स लिया जाता है, उन्हें आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के कैटेगरी में डाल करके। ठीक है जी, ओके। ये हमारे डेफिनेशन ऑफ पर्संस हो गए खत्म। अब नेक्स्ट स्लॉट के अंदर में हम अदर डेफिनेशंस पढ़ेंगे। अदर डेफिनेशंस के अंदर में हमारे पास अब बड़ा जो डेफिनेशंस है वो है इनकम और एग्रीकल्चरल इनकम। तो इसकी शायद सेपरेट सेपरेट क्लासेस होगी, हालांकि मैं कोशिश करूंगा इसको एक में क्लब करने की। ठीक है जी, चलो बाय।